हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बीएससी थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं, देखते हैं। दोज कंपाउंड्स which contain heteroatom heteroatom किसे कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। those compounds which contain heteroatoms such as nitrogen, oxygen, sulfur rather than या ऐसे आप कह सकते in place of carbon atom in any cyclic compounds called heterocyclic compounds. एग्जाम्पल्स में कई टाइप्स आते हैं। पहला हम लेते हैं 5 मेंबर रिंग। एग्जाम्पल्स में आप इसको लिख सकते हो 5 मेंबर रिंग। सेकेंड थिंग आप देख सकते हो 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर्ड और एग्जाम्पल्स होते हैं। 5 मेंबर्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका होता है पायरान, इसका नाम होता है पायरान। सेकेंड आपका होता है थायोटीन। थर्ड आपका होता है फ्यूरॉन। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पायरान जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। ये 5 मेंबर रिंग्स हैं जिसमें नाइट्रोजन अगर कंटेन करता है उसको पायरान कहते हैं, सल्फर कंटेन करता है थायोटीन कहते हैं, और ऑक्सीजन कंटेन करता है तो उसको फ्यूरॉन बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और ये सारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक नेचर्स होते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और साइकिल रूल को फॉलो करेगा, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स है। यहाँ जो सल्फर है ये भी इसके भी लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए ये भी आपका एरोमेटिक नेचर का है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए ये भी एरोमेटिक नेचर्स है। सेकेंड थिंग आपका आता है 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है pyridine। और होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग pyridine होगा, इसको बोलेंगे पायरान। और उसमें आपके कंपाउंड होते हैं मोस्ट 3 ये लिया जाता है, वैसे मोस्टली इसमें pyridine का एग्जाम्पल लिया जाता है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। हो गया।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में और भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स आइसोक्यूमिलिन, इसका नाम है आइसो, सेकेंड है क्यूनिलिन, बेंजोफ्यूरान, बेंजोफ्यूरान, ये जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स उस कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें मोर देन 2 रिंग्स एक साथ फ्यूज हो, तो बोलते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम डिस्कस करने जाएंगे इनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें मोस्टली हम डिस्कस करेंगे फ्यूरान, थायोपीन, पिरिडीन और पैरा, इन 4 से। तो पैरा हम लेते हैं आपका प्रियारिटी ऑर्डर, किस तरीके से इनका लिया जाता है प्रियारिटी ऑर्डर। यहाँ पे प्रीफिक्स, यहाँ पे आपका सफिक्स। प्रियारिटी ऑर्डर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला आप ले लो प्रियारिटी में ऑक्सीजन, ऑब्जा, प्रीफिक्स क्या होता है ऑब्जा, इसके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम ऑब्जा लेते हैं। दूसरा आपका आता है सल्फर, और तीसरा होता है नाइट्रोजन, फोर्थ फास्फोरस। फास्फोरस, ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स ऑब्जा लिया जाता है, सल्फर के लिए आपका फील लिया जाता है, नाइट्रोजन के लिए आपका एजा लिया जाता है, और फास्फोरस के लिए फॉस्फोसर। ऑब्जा, सल्फर के लिए फॉस्फोरेट, और इनका सफिक्स ऑब्जा का होता है ऑल, 5 मेंबर्ड ग्रीन,
5 नंबर रिंग के लिए होता है ऑल OL। 6 नंबर रिंग के लिए होता है इन। 6 नंबर रिंग के लिए होता है आपका इन। और 7 नंबर रिंग के लिए होता है आपका इफ इन, EPHIN, EPIN, EP 7 के लिए। 5 नंबर के और 6 नंबर के आइन आइन और 4 नंबर के EP। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऑब्जा और फिर एजा फॉस्फो सल्फर सल्फर होता है सल्फर छोड़ने का थाया होता है। थाया ऑब्जा थाया एजा फॉस्फो फॉस्फोरस ये इनकी क्रिएटिव है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। IPC नाम के आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम डिस्कस कर लें इनका नाम फ्यूचर कुछ। इनका कॉमन यहाँ पर किसी को IPC कॉमन नेम इनका क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है आपको। कॉमन नेम होता है इसका होता है थायोटीन पायराल फ्यूरान पायराल और पिरिडीन। तो ये आपका है फ्यूरान थायोटीन ये आपका है पायराल और लास्ट पिरिडीन। अब इनका ऑप्शन नाम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 5 नंबर रिंग रहता है तो उसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं ऑल OLE, और 6 नंबर रिंग रहता है तो वहाँ पे हम INE यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूरान 5 नंबर रिंग है और ऑक्सीजन के लिए मैंने बोला था प्रीफिक्स आपका यूज होता है ऑक्जा और सफिक्स यूज होता है आपका ऑल। तो इसका नाम आपका हो जाएगा ऑक्जॉल। ऑक्जॉल। सेकेंड इसका नाम होगा, जैसा कि मैंने सल्फर के केस में बताया था, सल्फर के केस में आपका प्रीफिक्स होता है थाया और 5 नंबर रिंग है तो 5 रिंग के लिए हमारा प्रीफिक्स क्या होता है ऑल, तो ये हो जाएगा हाई ऑल। हाई ऑल। थर्ड आपका है पायरल, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के प्रीफिक्स होता है एजा और सफिक्स आपका 5 नंबर रिंग है तो यहाँ भी ऑल होगा तो ये हो जाएगा एजॉल। ये आपका हो जाएगा
और इसके केस में आप जानते हैं 6 मेंबर लिंक के लिए हमें क्या बताया था सफिक्स, 6 मेंबर लिंक के लिए हमारा सफिक्स होता था आइन। तो आइन और ये क्या है 6 मेंबर लिंक आइन हो गया, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, तो इसका नाम होगा एजाइन। नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना, एजा ग्रुप होता है, एजा प्लस आयन एजाइन। ये आप एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के केस में प्रीफिक्स होता है आपका ऑक्जा, सल्फर के केस में होता है थाया, और नाइट्रोजन के केस में होता है आपका एजा। और ये भी पता है कि अगर 5 मेंबर रिंग रहता है तो उनके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, तो 5 मेंबर रिंग के लिए सफिक्स आपका ऑल यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्जा ऑल, ऑक्जॉल, यहाँ पे थायो ऑल, यहाँ पे एजॉल, एजा इसका प्रीफिक्स होता है और इसका सफिक्स 5 मेंबर रिंग की एजॉल। और 6 मेंबर रिंग आपका पेरिडीन इसका कॉमन नेम होता है चूंकि नाइट्रोजन कंटेन करता है, और इसका सफिक्स 6 मेंबर रिंग के लिए हमारा सफिक्स होता है आइन, इसलिए इसका नाम होगा एजा प्लस आइन, दैट इज एजाइन। ये इनके कॉमन नेम हो गए, और ये आपका एडिशन नेम, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। बाकी और भी कंपाउंड्स हैं, इनका प्रियॉरिटी ऑर्डर भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं इसमें। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऐसे कंपाउंड्स आ जाए जिनके आपसे नामकरण पूछा जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम, जैसे 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये 3 आते हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रांचिंग पहले लिखी जाती है। तो सेकेंड को ब्रांचिंग है तो सेकेंड दोनों पहले ब्रैकेट है। तो जहाँ से हेट्रो एटम शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। इसका नाम आपका होगा 2,3, पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, और इसका सफिक्स पूरा क्या होगा फ्यूरान, 2,3 डाइमिथाइल फ्यूरान। ऐसे हम नामोनिक्लेचर कर सकते हैं इनको, या तो अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। आप अगर ऐसे नंबरिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अल्फा दो, इधर बीटा, बीटा डैश, इधर बीटा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इसी तरीके सारे से अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मिलेगा, फ्यूरान आपको पैरल हो जाएगा, सल्फर है तो यहाँ पे आईपी हो जाएगा। बाकी प्रियॉरिटी ऑर्डर आपका जैसे एडिशन नामोनिक्लेचर होता है उसी तरीके से किया जाता है। तो ज़्यादातर नामोनिक्लेचर नहीं पूछा जाता है, जो मोस्ट उनका केमिकल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। अभी हम इनकी प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं। तो हम सबसे पहले इनका डिस्कस करने जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दो टाइप से रिएक्शन होते हैं आपके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, इनसे पहले डिस्कस करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ
एंड मोस्टली तीन के तीनों 5 मेंबर्ड है, तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा पेंटागन होता है, बट एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अगर मैं पहले डिस्कस करना चाहूँ थायोफ्यूल के स्ट्रक्चर का, तो पहले एक थायोफ्यूल के स्ट्रक्चर जानना तो आप नहीं जानते हैं। इस तरीके से, बट अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो सब पहले हम देख लेते हैं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला जहाँ तक जानते होंगे, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है आपका नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस नंबर ऑफ एलपी लोड पे, नंबर ऑफ सिग्मा वन एंड नंबर ऑफ एलपी। तो चेक करते हैं इस कार्बन में, ये सारे कार्बन से 1 2 3 ये सारे कार्बन से आता है। यहाँ पे कार्बन पे चेक करते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक ये कार्बन कितने सिग्मा वन बना रहा है 1 2, और एक यहाँ पे H होगा, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, ये भी आप चेक करिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन एटम 1 2 3, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन एटम, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे जितने कार्बन एटम है सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, आप चाहो तो ये सारी चीज़ों के लिए काम करें। यहाँ पे सल्फर करना लेके आप यहाँ पे जेड मान लो, तो जेड की जगह आप क्या मान सकते, जेड इक्वल टू सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसमें आपका तीनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ डिस्कस हो जाएगा। हमने देखा कि सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे अगर सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की केस ली है, तो सल्फर आपका क्या होता है, इस तरीके से आप अभी क्या एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा इस तरीके से। सफल का सफल लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर बचेंगे। यहाँ पे एक लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज होता है, पार्टिसिपेट करता है, बट एक इसका लोन पेयर जो होता है वो कॉमन ही रहता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमें पता है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लास्ट में आपका कौन सा ऑर्बिटल है, 2s और 3p4, तो 2s हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, ये हो गया 2s और इधर 3p। 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3s और 3p4, तो यहाँ पे इनका एक लोन पेयर, ये जो है s वाला ऑर्बिटल, ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, बट ये वाला जो है, ये वाला पार्टिसिपेट आपका नहीं कर रहा है, ये वाला पार्टिसिपेट आपका लोन पेयर नहीं करता है, इसको आप बोल सकते हो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, दो, एक s के 2 p के, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2। मैंने पहले भी दिखा दिया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कार्बन्स होते हैं ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स में आपके एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनका जो पाई ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे जितने इनके बॉन्ड होते हैं ये आपके आपस में इन्वॉल्व होते हैं, इनका अपर वाला अपर के साथ, इस तरीके से। तो यहाँ पे इनका अपर, इसके अपर के साथ, इसके अपर के साथ, और इनका अपर के साथ।
ये इस तरीके से जो अब सारे अपर्स वाले होते हैं ये आपके रेजोनेंस में स्टेबलाइज होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं लोअर वाले भी आप स्टेबलाइज कर लीजिए, नीचे वाले का नीचे के साथ इस तरीके से। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके बांड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले कार्बन के, ये कार्बन के, ये कार्बन के और ये कार्बन के। बट यहाँ पे जो इसका एक लोन पेयर रह जाता है, इसका जो एक लोन पेयर रह जाता है, ये लोन पेयर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बांड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका इंटरनल वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है बांड में, बट ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी तरह आप यहाँ पे ऑक्सीजन पुट करके चेक कर लीजिए, उसका भी स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, प्लेनर, सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, प्लेनर का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, पेंटाग्राम और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे J2 की जगह एक बार सल्फर पुट कर लीजिए, दूसरी बार ऑक्सीजन पुट कर लीजिए, तीसरी बार नाइट्रोजन पुट कर लीजिए। तो इस तरीके से इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सारे कार्बन के ऑर्बिटल डायरेक्शन की बात करें क्या होता है, sp2 होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का, डिस्कस करते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। chemical properties of chemical properties of furan, iodine and boron। हम ये डिस्कस करते हैं, वैसे कैटलिस्ट यहाँ पे सारे रिएक्शंस में डिफरेंट होते हैं बट प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ पे जेड मान लेते हैं, मैंने बोला था जेड इक्वल टू ऑफ लेना सल्फर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सबके लिए सल्फर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है तो पार्टिसिपेट करेगा सबके लिए, चाहे सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफिलिक का रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल्स, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम दो तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, चाहे आप इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए। तो अगर इस केस में हम ऐसे बांड को ब्रेक करें इस तरीके से, तो यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ पर अटैक कर सकता है, सेकेंड पोजीशन पे। तो फर्स्ट केस लेते हैं एट C2 कार्बन, एट C2 सेकेंड कार्बन। ये फर्स्ट आपका हो गया जेड, हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इधर से काउंट करो तो ये भी सेकेंड कार्बन है, तो सेम थिंग चाहे आप इधर से बांड ब्रेक करो चाहे इधर से बांड करो, ऐसे ये सेकेंड कार्बन है। अब हम देखते हैं एट C2, एट C2 सेकेंड कार्बन का अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है तो आप देखते हैं स्ट्रक्चर का इस प्रकार बनता है, जेड है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल्स अगर अटैक कर गया तो माइनस साइन है, इस पर अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल्स, साथ में उसका साथ नाइट्रोजन हो गया, ये बांड आपका ब्रेक हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा कैसे पता चलेगा कि इसमें और पोजीशन पे
C2 कार्बन हो गया, C3 कार्बन हो गया, C4 कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल किस पे होता है, तो वो आप चेक करते हैं। अगर मैंने C2 पोजीशन पे इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक किया तो माइनस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स आपका अटैक किस पे करता है, क्योंकि प्लस चार्ज होता है, तो ये आपका अटैक करेगा माइनस में। तो यहाँ पे आपका अटैक किया तो आपको पता है ये प्लस चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ से इसको जाना पड़ेगा, तो ये इसका हो गया फर्स्ट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, यहाँ पे आपका होगा जेड, इसके पास होगा यहाँ पे सेकेंड पी एच आपका प्रोफाइल्स और साथ में एच। यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक करके गया तो यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका सेकेंड रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये भी प्लस खत्म करने के लिए, इस प्लस को खत्म करने के लिए लोन पर अपना डोनेट करेगा। तो जब लोन पर डोनेट करेगा तो इस केस में आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, जेड यहाँ पर हो जाएगा प्लस चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल्स और है, ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन अगर इलेक्ट्रोफाइल्स का सेकेंड कार्बन पे अटैक करता है तो आपका यहाँ पे 3 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, फर्स्ट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रेडिएटिंग स्ट्रक्चर एंड थर्ड रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसी केस में इस तरफ बॉन्ड ब्रेक ना हो के इस तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ था, सेकेंड केस देखते हैं, ये आपका था केस फर्स्ट, केस सेकेंड हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए बॉन्ड इस तरफ ब्रेक ना हुआ होगा और बॉन्ड आपका ये इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, इधर ना हो बॉन्ड आपका इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, तो यहाँ पर आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज, अगर बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ था यहाँ पे, तो ये आपको माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करा रही है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इस बार किस पोजीशन में जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो एट सी थर्ड कार्बन पे, ये आपका होगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड कार्बन पे अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करता है तब हम चेक करते हैं कितने रिलेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि अगर थर्ड कार्बन पे अटैक किया तो इस तरीके का एक रिलेटिंग स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट, ये आपका जेड, यहाँ पे प्रोफाइल्स ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे आ चुका आपका प्रोफाइल्स, ये आपका एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ का लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये आपका गया यहाँ पे। तो जो ही ये यहाँ पे पहुँचेगा ये स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से। तो पहला रेडिएटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया इसका, और सेकेंड रेडिएटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार हो गया, यहाँ पे जगह प्लस, ये आपका हो गया प्लस, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ई एच इस तरीके से, सॉरी ये। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब आप मत सोचिए कि ये भी बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ इसको प्लस को खत्म करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिए थे यहाँ पे भी जेड पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी जेड पे पॉजिटिव चार्ज अप्रूव देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेडिएटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर हमें 2 मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है वो 3 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें पता है वैसे भी जिसके नंबर ऑफ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपको पता है नंबर ऑफ, नोट करके यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। ऐसा हमने क्यों बताया कि देखिए आप देख पा रहे हैं कि C3 कार्बन पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, C2 कार्बन पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब आप मतलब ये सोचिएगा कि 4 3 5 पोजीशन पे क्यों होता है, क्योंकि आप इधर से काउंट करेंगे तभी ये 2 आएगा, इधर से काउंट करेंगे 2। तो जो प्रॉपर्टी आप इधर ब्रेक करा रहे हैं वही प्रॉपर्टी आप इधर भी करा सकते हैं। तो मोस्टली 2 ही पॉइंट पे जाएगा, अटैक करेगा, एक 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे। तो हमें ये चेक करना कि 2 और 3 दोनों पोजीशन में सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल किस पे होता है, यानी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस पे होता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं जब ये C2 कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर रहा है, और 2 ही रेडिएटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं जब ये
C3 कार्बन आइटम पे करें। तो हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोट करके लिख लेना, नंबर ऑफ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेडिएटिंग स्ट्रक्चर more will be stabilized, जितना ही ज़्यादा रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स होता है उतना वो क्या होता है, स्टेबलाइज होता है, वो कंपाउंड आपका स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा C2 का 3 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके 2 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, तो हमें पता चलता है कि C2 हमारा क्या है, प्रिंसिपल कंडीशन है। यानी हम यहाँ पे नोट करके ये भी समझ सकते हैं, इन इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पे आप एक स्टार पॉइंट कर लेना, इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction occurs occur only second carbon, only second position, in electrophilic substitution reaction occurs only second position in 5 inverting and 5 ये जो तीनों था अभी मैं पढ़ा रहा था, सल्फर, थायोकिन, पायराल और फ्यूरान, इन केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स ओनली सेकेंड कार्बन, यानी ये वाला पोजीशन जो होगा आपका प्रिफरेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने चेक किया, देखा यहाँ पे 3 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर मिले, जबकि यहाँ पे 2 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर मिले। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, इसलिए हमने सेकेंड को प्रेफर किया। आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू होगा, आप ले लीजिए इसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये सारे में कॉमन है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों में कॉमन रहेगा। बस हमें ये चेक करना होता है कि कुछ केसेस में आपके क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट का डिफरेंस आएगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है, वो सारे केसेस, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स। अब आप एग्जाम्पल चेक करिए, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे आप सल्फर ले लीजिए या ऑक्सीजन ले लीजिए, फ्यूरान, जेड ले लीजिए। जेड के केस में हम यहाँ पे कई केसेस ले सकते हैं। मैंने बोला कि ये सारे केसेस के लिए फॉलो करता है, बट कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है सब केस में। तो आप मान लीजिए नाइट्रेशन ले लीजिए, पहला केस नाइट्रेशन, दूसरा आप सल्फोनेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन। तीसरा केस आप हैलोजिनेशन ले सकते हैं, हैलोजिनेशन, तब RLI लिथियम आयोडाइड से ले सकते हैं। तो सारे केसेस में आपको नाइट्रेशन में आपका क्या लिया जाता है, HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 को प्रेजेंस में। सेकेंड आपका सल्फोनेशन में क्या लिया जाता है, H2SO4 लिया जाता है, 220 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, 220 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेटेड H2SO। हैलोजिनेशन में आप आयोडीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, यहाँ पे आप Br2 ले लीजिए। तो सारे केसेस में आपको पता है कि प्रोडक्ट आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 नंबर देना है। तो सेकेंड क्वेश्चन मैंने पहले बताया, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स है, यहाँ पे आपको पता है NO इलेक्ट्रोफाइल्स निकलता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल्स निकलता है SO3H इलेक्ट्रोफाइल्स मिलता है आपको, यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन में आपका Br मिलता है इलेक्ट्रोफाइल्स,
और आर में पहले प्लस कर दिया। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मैंने पहले बता दिया कि सारे इलेक्ट्रोफाइल्स किस पोजीशन पर अटैक करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन होता है, ये सेकंड पोजीशन होता है। तो सेकंड कार्बन एटम पे अटैक करते हैं। उस समय आप जोड़ दिए, यहाँ पर नेक्स्ट जोड़ दीजिए, इस केस में आप जोड़ दीजिए SO3H जोड़ दीजिए, फोर्थ केस में अपना ब्रोमीन जोड़ दीजिए, यहाँ पर मीथेन जोड़ दीजिए Al+N। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो इसी टाइप होते हैं। हम किस पे जोड़ते हैं, यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम पे सारे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आपको मिलते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल्स आपका सेकेंड पोजीशन पे ऐड होता है। मैंने पहले बताया सेकेंड पोजीशन पे मोस्ट प्रिफरेबल देन C3। बस मैंने ये कहा ये जेड कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है ऐसे रिएक्शंस। बट यहाँ पे ये ध्यान देना कुछ केसेस में कैटलिस्ट अलग होते हैं, इसमें की रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ होती है। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सेकंड पोजीशन पे होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम और भी डिस्कस करने जाएंगे, नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ऐप के थ्रू। इसमें हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। और जिस किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो वो मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस कर सकता है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर आगे हम क्वेश्चंस, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया, सारे प्लेन में स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब एक कंपाउंड बचा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है 6 मेंबर रिंग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी मैंने प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, किसी भी कंपाउंड्स का प्रिपरेशन नहीं होता है क्योंकि प्रिपरेशन बहुत आसान होता है। दो या एक का प्रिपरेशन पूछा जाता है, तो 2 या 3 प्रिपरेशन भी आप पढ़ लो तो भी काम हो जाएगा। मेन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको हम डिस्कस करना है। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट रीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है 6 मेंबर रिंग। अच्छा, रीडिंग से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी रिएक्टिविटी की और एरोमेटिक कैरेक्टर के अंदर। यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्यूरान, पायरॉल एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फ्यूरान, पायरॉल एंड थायोक्लोरीन। साथ में चाहिए तो बिल्डिंग भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूरान, पायरॉल और थायोक्लोरीन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आसानी से रिएक्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे हमें पता है फ्यूरान, पायरॉल और थायोक्लोरीन। और दूसरा इनका पढ़ना है हमें एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एगो कंपाउंड्स, एगो aromatic character of compounds. यहाँ पे डिस्कस करते पहले देखते हैं। तो अब देखिए पहले स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सल्फर जो होता है यहाँ पे सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमें यहाँ पे देखना है रिएक्टिविटी आर्डर। तो रिएक्टिविटी आर्डर जो होगी वो हम किस भी यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअली देखो, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होगा, ध्यान से देखना कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। क्या करना, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, क्योंकि जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टिव कम होगा। तो यहाँ पर देखिए सल्फर आपका क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है बट इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि सल्फर के पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेटिंग यानी वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऑक्सीजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा बट एज कम्पेयर टू इसके कम। तो सबसे प्रायोरिटी तो होगी भाई थायोपीन में सल्फर होगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी। तो सल्फर को आप अलग कर लीजिए। अब आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में देखते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अट्रैक्ट करना चाहेगा, न कि रिएक्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में और नाइट्रोजन के केस में इसकी रिएक्टिविटी नाइट्रोजन से कम हो जाती है। नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे लेस रिएक्टिव होता है, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप रीजन्स लिखना चाहो तो रीजन्स थोड़ा बड़ा पड़ेगा बट आर्डर आप लिख दो। रीजन्स के लिए हम नोट्स देंगे तो उसमें आपको सारे डिस्कस करेंगे। ऑर्डर आपका होगा रिएक्टिविटी का आर्डर, तो आर्डर में आपका यही आर्डर होगा इस तरीके से, ये होगा एक चूड़ा और पाया। बस यहाँ पर देना रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, डी टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है इसका डी इलेक्ट्रॉन, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा शो करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के चांसेस इसके कम है क्योंकि अट्रैक्ट करना चाहेगा तो रिएक्ट ये कम करता है। नाइट्रोजन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिविटी नाइट्रोजन। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके एरोमेटिक कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनना है, इसको स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए। एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए हम देखते हैं 4 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी कार्बन आइटम होते हैं इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। दूसरा उनका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा उनका कंडीशन होता है साइक्लिक होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है हैकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हैकेल्स रूल फॉलो। हैकेल्स रूल क्या होता है, हैकेल्स रूल होता है 4n+2 5 यानी where n equal to 0 1 2 3 etc. n equal to 0 1 2 3 यानी ऐसे कंपाउंड जो प्ले साइक्लिक हो, दूसरा प्लेनर हो, तीसरा स्पीड। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पहले थायोपीन के केस में देखते हैं। तो थायोपीन के जितने भी कार्बन आइटम है सबके एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन सेम ही है। नाइट्रोजन पायराल और फ्यूरान के केस में भी वही है। बट यहाँ पे तीसरा केस चेक करते हैं प्लेनर। तो सारे एक प्लेन में होता है। अभी मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें बताया कि सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनका ये वाला जो लोन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जितने भी ऑर्बिटल्स आपके बांड में इन्वॉल्व होते हैं यानी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तीसरा केस साइक्लिक, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं। चौथा केस आपका होता है हैकेल्स रूल फॉलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी लोन पेयर होते हैं सारे रेजोनेंस में स्टेबलाइज होते हैं, सारे रेजोनेंस में स्टेबलाइज होते हैं।
तो जो सारे रेजोनेंस में स्टेबलाइज हुए, अच्छा सॉरी ये कंडीशन मैंने नहीं लिखा, ये कंडीशन नहीं लिखूंगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस भी स्टेबलाइज होना चाहिए इस केस में। तो हम देखते हैं sp2 प्लेनर साइक्लिक निकल्स और रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस भी आपका स्टेबलाइज है, आप देख रहे हैं जितने भी लोन पेयर्स हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऊपर वाला लोन पेयर नीचे वाला नहीं करता है, बट ये ऊपर वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से, यहाँ भी आप देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है इस तरीके से। लोन पेयर अटैक करेगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हम देख लीजिए इन्होंने रेजोनेंस भी स्टेबलाइज है। सबसे अब लास्ट आते हैं हैकेंसटूफ। हैकेंसटूफ में कोरन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोरन 2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन में अगर एन वैल्यू ऑफ 0 पुट कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 कौन से इलेक्ट्रॉन होने, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर 1 पुट कर रहे हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप समझ लेना कि वो सारे कंपाउंड्स है उसको फॉलो करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी, अच्छा आप ये भी ध्यान देना कि जितने लोन पेयर्स होते हैं वो सब पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करते हैं। तो आप देखिए 1 पाई 2 पाई और ये लोन पेयर भी काउंट किया, 3 पाई, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी आप देखिए 6 पाई। तो सारे के सारे कंपाउंड्स यहाँ जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स में है, सारे एरोमेटिक कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि एरोमेटिक कैरेक्टर की आर्डर क्या है, आर्डर ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर्स। तो एरोमेटिक कैरेक्टर्स का आर्डर क्या चेक करते हैं, जो जितना आसानी से रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं कि जो जितना आसानी से रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा उसके एरोमेटिक कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये सल्फर जो होता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमें पता है। ऑक्सीजन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और नाइट्रोजन उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो रेजोनेंस में अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग सबके पास लोन पेयर है, सारे लोन पेयर बांड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि जितना आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है उतना ही अच्छा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। अब ये देखते हैं कि सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये सबसे ज़्यादा आसानी से स्टेबलाइज होगा इन रेजोनेंस। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका जो लोन पेयर होगा ये आसानी से रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं होगा, होगा ये भी बट आसानी से नहीं होगा एज कम्पेयर टू सल्फर। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन नॉट सल्फर। तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ये भी बांड में पार्टिसिपेट करेगा बट ऑक्सीजन से कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं होने देगा। बट अगर हमें एरोमेटिक कैरेक्टर है तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है तो हमें एरोमेटिक कैरेक्टर का आर्डर बताना है। एरोमेटिक कैरेक्टर आर्डर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो जितने आसानी से डोनेट कर सकता है उतना ही ज़्यादा उसका एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो हम देखते हैं कि सल्फर सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सबसे आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए सबसे एरोमेटिक नेचर में ज़्यादा कौन होगा, सल्फर। फिर आपका होता है नाइट्रोजन, फिर आपका होता है ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर आपका एरोमेटिक आर्डर क्या होगा, एरोमेटिक ऑर्डर आपका होगा सबसे पहले होगा थायरोकिन, सेकेंड होगा आपका पायरा, थर्ड आपका होगा फ्यूरान। ये हुआ इनका एरोमेटिक कैरेक्टर। चलिए ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ और इनकी कुछ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी मैंने प्रिपरेशन छोड़ा था, बोला था प्रिपरेशन बहुत आसान होता है, इसलिए उसको मैं जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था उसको मैंने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।